हेलो एवरीवन। तो देखिए, अगर हम ओहम्स लॉ की बात करते हैं तो ओहम्स लॉ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ही लिखता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। I मतलब करंट और V मतलब वोल्टेज। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। यानी कि वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज करेगी और वोल्टेज को अगर डिक्रीज करोगे तो करंट भी डिक्रीज करेगी। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है। ठीक है, अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसको हम R मतलब यहाँ से एक कांस्टेंट R जुड़ जाएगा जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखता है? क्योंकि यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम। तो ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम, इनको पता था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस में अप डाउन हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस में वेरिएशन यहाँ पर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस में अप डाउन होगा तो यहाँ पर करंट में अप डाउन होगा, और करंट में अगर अप डाउन होगा तो यहाँ से वोल्टेज में अप डाउन होगा। तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। मतलब फिर तो ये लॉ ही हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा, है कि नहीं है? मतलब वैलिड ही नहीं होगा ये लॉ, जबकि लॉ हमारे पास क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास डेफिनेशन में ही लिखता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम रखेंगे तब जाके हमारे पास यहाँ से रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साइंटिस्ट को जॉर्ज साइमन ओहम को पता था कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास अल्मुनियम हो गया, ठीक है, ये क्या हमारे पास कंडक्टर है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये अल्मुनियम का एक कंडक्टर है, इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे को टकरा टकरा के आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से जिग मोशन में वो आगे बढ़ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना हमारे पास क्या मिलती है, हमें करंट मिलती है कि नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, मान लीजिए यहाँ पर अल्युमिनियम का कंडक्टर है तो यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर से इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर मार रहा था या टकरा टकरा कर आगे बढ़ रहा था, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में वो आपस में इनकी टक्कर लग रही थी। अब क्या होगा कि अब और जल्दी ये एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि अब 1 सेकेंड में एक बार टकरा रहा था अंदर से इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए कि 1 सेकेंड में ये 2 बार टकरा रहा है। ठीक है, 2 बार कोलाइड हो रहा है अंदर से इलेक्ट्रॉन। तो टकराने की वजह से क्या हो जाता है कि इसकी स्पीड में, ये जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसमें एक तरह से गिरावट आ जाती है। मतलब उसको और ज़्यादा टाइम लग जाता है आगे निकलने को या फ्लो होने में। ठीक है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो हमें एक करंट मिलती है। तो ये जितना ज़्यादा जल्दी अगर फ्लो करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमें करंट मिलेगी। ठीक है, तो अब एक तरह से इसको क्या लग रहा है, जब टकरें ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको टकरें लग रही है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या कर रहा है अंदर से, इसको एक तरह से टाइम ज़्यादा लग रहा है आगे बढ़ने में। या फिर हम कह सकते हैं इस टाइम को कि भाई रेजिस्टेंस इसको ज़्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है। तो टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस साइंटिस्ट को जॉर्ज साइमन ओहम को ये चीज़ पता था। इसीलिए इसने कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मतलब टेम्परेचर को, एक तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा,
इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि भाई आर जो होता है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपान एरिया के। तो एक तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखना है? क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो करंट के है। तो इस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपान एरिया के। तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए हमें एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी लेंथ को भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और एरिया, कंडक्टर का जो एरिया होगा ना उसको भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, जब लेंथ भी कांस्टेंट रखेंगे, एरिया भी कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो रो है ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना, इसकी वैल्यू क्या करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो लेंथ और एरिया ही हमारे पास वेरिएबल टर्म्स थे, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं इस ओम्स लॉ को फुलफिल करने के लिए, या फिर इस ओम्स लॉ को मतलब वैलिड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो अब जाके हम कह सकते हैं कि ये जो V और I है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास दो और चीज़ें हैं जो हमें कांस्टेंट रखनी है। एक तो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर, इन दोनों को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।